हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ऑन्कोलॉजी की कुछ क्लासेस हमारी जो है हो चुकी हैं बच्चों, और आज जो है, आज से हम जो है ऑन्कोलॉजी की कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे। आपकी जो ऑन्कोलॉजी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ऑन्कोलॉजी में हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको ग्रेडिंग के बारे में बताया, टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया। अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लासेस नहीं ली है तो प्लीज जाके देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। मैंने सटीक चीजें बताई हैं, फालतू की चीजें हमने मैं ही बताई हैं। तो आप जाके देखें। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक ऑन्कोलॉजी का होने वाला है, बहुत लेंदी हम इसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य जो होता है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। इस बात का तात्पर्य क्या है? इस बात का जो तात्पर्य है बच्चों, वो क्या है? आपको कुछ समझ में आया इस बात से? इस बात का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो मनुष्य अपने साहस पर, जो मनुष्य अपने लक्ष्य लक्ष्य और साहस पर विश्वास नहीं रखता है, बिलीव नहीं करता है, उसकी फतेह नहीं होती है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं काफी, जो लड़ने से पहले ही, जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि सर मेरा तो इतने दिनों से हुआ ही नहीं, तो अब कैसे हो जाएगा, अब कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है अपने जीवन के अंदर, और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आगे बात समझ में? देखो, आप कुछ करो या ना करो, अपने जीवन में बस लगातार बने रहो। अपने जीवन में देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो भी आपका बहुत कुछ चला गया है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, देखो पढ़ने से आपका नुकसान नहीं होगा, ना पढ़ने से नुकसान हो सकता है लेकिन पढ़ने से नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कंटिन्यूटी मेहनत करें और हमेशा पढ़ते रहें। किसी भी तरह की कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। किसी भी तरह का आपको डिमोटिवेशन अपने जीवन में लगता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए होते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। आपकी हर तरह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी बच्चों। आगे बात समझ में? 9057064291। आगे बात समझ में? और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर क्वेश्चन सेशन चलते रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सेशन के अंदर जुड़ना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल से आपको जुड़ना है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, आज के इस लेक्चर को हम पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑन्कोलॉजी की कुछ बातें पढ़ेंगे कि ऑन्कोलॉजी क्या है, क्या है, क्या नहीं है, कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ रखी है और कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बाकी बात समझ में? चलिए, हमने बच्चों देखो, मैंने आपको ऑन्कोलॉजी के अंदर मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा दिया है। टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा दिया। जो बच्चा मेरी ये पहली क्लास दे रहा है, प्लीज उसे रिक्वेस्ट है, मैंने 3 से 4 क्लासेस पहले ली हुई हैं, आप उनको पहले जाके लें ताकि आपको चीजें जो है वो बाकायदा समझ में आ जाए और हैंड टू हैंड समझ में आ जाए। किसी भी तरह का कंफ्यूजन जो है वो आगे की क्लास में नहीं रहे। आगे बात समझ में? चलिए, टर्मिनोलॉजी की क्लासेस मैंने ले ली हैं आपकी। मैंने आपको टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर बताया है, मैंने आपको स्टेजिंग के बारे में बताया है, मैंने आपको ग्रेडिंग के बारे में बताया है, मैंने आपको वार्निंग साइंस के अंदर बताया है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों वो हमने करवा चुके हैं। आप प्लीज इन क्लासेस को जाके लें ताकि आपको आगे की चीजें जो है वो इजीली समझ में आ जाए। आगे बात समझ में? चलिए, आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बच्चों की? डायग्नोसिस टेस्ट क्या होंगे। कि जब भी हम किसी कैंसर पेशेंट को भापते हैं या फिर हमें पता लगता है कि ये कैंसर पेशेंट है, तो उस चीज को पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं या नहीं करने होते हैं? कि सर बिल्कुल करने होते हैं। तो उस टेस्ट के बारे में, उस टेस्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कौन से सपोर्टिव टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे।
चलिए, आज सबसे पहली बात हेडिंग लिखेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो भैया डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में सिंपल सी बात यह है कि आपको ये समझना है कि कौन कौन से प्राइमरी और सपोर्टिव टेस्ट होते हैं। सबसे पहली चीज क्या होता है कि आपको क्या समझना है कि सबसे पहले आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप कौन कौन से उसके टेस्ट करवाते हो, उसके रिगार्डिंग हमें देखना है। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला टेस्ट होता है बच्चों सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। कि कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करवाना है, जिसके अंदर आप आरबीसी का पता लगाओगे, आप डब्ल्यूबीसी का पता लगाओगे। अगर किसी के अंदर कोई कैंसर की सेल प्रेजेंट है तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का क्राइटेरिया जो है वो बढ़ा हुआ होगा। बहुत सारी चीजें आपको अब नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, दूसरी बात आप एलएफटी करवा सकते हो। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट। अब ये क्या होता है, देखो आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। नर्सिंग का काम यहाँ तक खत्म हो जाता है कि कौन से आपको टेस्ट करने हैं। कभी भी इसके अंदर जाने की कोशिश ना करें कि एलएफटी क्या होती है। सिर्फ आपको ये समझना है कि एलएफटी का मतलब होता है लिवर के फंक्शंस का टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं, जिसके अंदर हम एसजीओटी को देखते हैं और एसजीपीटी को देखते हैं। ये आपने सुना होगा, एसजीओटी और एसजीपीटी जो लिवर के दो एंजाइम्स होते हैं, उनका बढ़ा हुआ होना, उनका लो होना कुछ एब्नॉर्मल इंडिकेट करता है। आगे बात समझ में, ठीक है बढ़िया। आप केएफटी करवा सकते हो। केएफटी का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी के लिए। क्योंकि फुल फॉर्म पे कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं फुल फॉर्म के रिगार्डिंग, कि फुल फॉर्म क्या होगी, कि केएफटी की फुल फॉर्म क्या होगी, एलएफटी की फुल फॉर्म क्या होगी। देखो छोटी छोटी चीजें ही बन के क्या बनती हैं, हमारा सिलेक्शन होता है। अगर आप बेसिक को तैयार नहीं करोगे, बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे, तो 100% आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। इसीलिए मेजोरिटी चीजों को कम पढ़ें, क्योंकि मेजोरिटी चीजें हर कोई पढ़ लेता है, छोटी चीजें कोई नहीं पढ़ता है। आगे बात समझ में, तो आपको हमेशा छोटी से छोटी चीज को लेके चलना होगा ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाए बच्चों। आगे बात समझ में, सबसे पहली बात हमने क्या करी कि सर हमने सीबीसी किया, एलएफटी किया, केएफटी किया। उसके बाद हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उसके बाद हम एमआरआई करवा सकते हैं, उसके बाद हम एक्सरे करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं, एक्सरे हम करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम फोकस करवा सकते हैं। आगे बात समझ में, और हम यूरिन रूटिन माइक्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं। यूरिन रूटिन माइक्रोस्कोपी। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आप करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको सपोर्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, इनके बाहर कोई भी आंसर आपका नहीं जाना चाहिए। आगे बात समझ में, ये सिर्फ चीजें एक सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर होती है, कभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उस बात को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कन्फर्मेटिव कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ, जब कंफर्मेटिव टेस्ट या डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि कैंसर का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, कैंसर का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि कंफर्मेटिव क्या होना है। तो बच्चों कंफर्मेटिव आपको ध्यान रखना है कि सर कंफर्मेटिव जो होता है वो बायोप्सी होता है। अब बायोप्सी क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा कि बायोप्सी क्या चीज है। आगे बात समझ में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है
कोई भी क्वेश्चन करता है, कोई भी एग्जामिनर आपसे कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, या कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होगा हमारे कैंसर का, तो आपको बताना है कि सर बायोप्सी होता है। बायोप्सी क्या होता है कि बायोप्सी के अंदर हम टिश्यू का एक सैंपल निकालते हैं और सैंपल का टेस्ट करते हैं। टेस्ट के अंदर हमें पता लगता है कि ये सेल कैसी है, कैंसर सेल है। डायरेक्टली हमने जाके उसको देख लिया कि सर डायरेक्टली हमने क्या जाके देखा कि सर बायोप्सी को हमने देख लिया कि सर डायरेक्टली हमने देख लिया कि कैंसर सेल है या नहीं है। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या हुआ बच्चों कि सर बायोप्सी हुआ। आगे बात समझ में चलिए। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें करता हूँ कि बायोप्सी जो होती है बच्चों दो प्रकार की होती है, मोटा मोटी आपको समझना है। एक होती है इंसीजनल, इंसीजनल बायोप्सी होती है, और एक होती है एक्सीजनल, एक्सीजनल बायोप्सी। ठीक है, दो तरह की बायोप्सी होती है प्यारे बच्चों, एक एक्सीजनल होती है, एक कौन सी होती है, इंसीजनल होती है। नाम से ही पता लगना चाहिए कि इंसीजन का मतलब क्या होता है, कि इंसीजन का मतलब होता है एक छोटा सा कट लगाना। तो एक छोटा सैंपल हम यहाँ पे लेंगे, समझ में आई बात। एक भैया एक ट्यूमर है, एक ये ट्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल की तरह से बात समझते हैं कि एक हमारे पास एक ट्यूमर है और ट्यूमर के अंदर हमने इंसीजनल बायोप्सी लेनी है। क्या लेनी है, इंसीजनल बायोप्सी। इंसीजनल का मतलब होता है छोटा सा कट लगा के, इंसीजन लगा के, और वहां से छोटा सा सैंपल निकालेंगे। वहां से कैसा निकालेंगे बच्चों, छोटा सा सैंपल बाहर निकालेंगे और उसका टेस्ट करेंगे, उसको कहते हैं इंसीजनल बायोप्सी। आगे बात समझ में। एक छोटा सा पीस आपने बाहर निकाल लिया, उसका टेस्ट आप कर रहे हो। आगे बात समझ में। एक होती है एक्सीजनल, ठीक है, एक होती है एक्सीजनल। एक्सीजनल का मतलब होता है कि आपने क्या किया है प्यारे बच्चों, आपने पूरे के पूरे ट्यूमर को बाहर निकाल लिया है, आपने पूरे के पूरे ट्यूमर को बाहर निकाल लिया है और उसका आप एग्जामिन कर रहे हो। उसका मतलब समझ लेना कि वो कौन सी है बच्चों, एक्सीजनल बायोप्सी है। आगे बात समझ में, दोनों का मतलब आपको लिखना है बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों के अंदर। ठीक है बच्चों, आई बात यहाँ तक की समझ में। देखो एनसीजनल की बात कर रहे हैं, इनसीजनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सम स्मॉल पार्ट, सम स्मॉल पार्ट एंड सम टिश्यू collected from tumor for study। क्या किया हमने कि सम स्मॉल पार्ट, सम टिश्यू का छोटा सा हमने क्या किया है, वहां से टुकड़ा निकाला है और उसका हमने क्या किया है, स्टडी के लिए यूज किया है, उसको हम कहते हैं इंसीजनल बायोप्सी। आगे बात समझ में चलिए, दूसरी बात करते हैं, एक्सीजनल की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ टोटल ट्यूमर और रिमूवल ऑफ टोटल ट्यूमर और होल ट्यूमर, रिमूवल ऑफ टोटल ट्यूमर या होल ट्यूमर टू फॉर स्टडी ऐसे लिखेंगे। अगर हमने क्या किया है, पूरे के पूरे ट्यूमर को बाहर निकाला है, ट्यूमर को बाहर निकाला है किसके लिए, स्टडी के लिए, तो हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों, प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे उसको कि सिर्फ एक्सीजनल बायोप्सी उसको हम कह देंगे। आगे बात समझ में, दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप डबल मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है कैंसर का, तो आपको बताना है कि सर बायोप्सी होती है। और सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या होते हैं कि सर एलएफटी करवा सकते हैं, केएफटी करवा सकते हैं, ठीक है, और सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई है, एक्सरे है, यूरिन माइक्रोस्कोपी है। तो बहुत सारी चीजें जो है हम करवा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, बायोप्सी की तरफ जाना होता है। आगे बात समझ में चले, आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। एक कंडीशन और होती है, एक हम बायोप्सी की बात कर रहे थे, तो बायोप्सी का एक छोटा रूप और होता है जिसका नाम होता है FNAC। FNAC की बच्चों फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, तो आपको इसका बिल्कुल भी रट्टा मार लेना है, बिल्कुल भी इसको रट लेना है, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको लिखा देता हूं,
फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे लाल लालियों। इस फुल फॉर्म के बारे में इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और 100% इसके चांसेस ईएसआईसी के लिए आने में है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन हमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, कहाँ देखने को मिल सकता है? ईएसआईसी के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लीज इसको रट लेना, इसकी जो फुल फॉर्म है इसको रट लेना। इसका मतलब आपको समझा जाता हूँ। फाइन नीडल, देखो समझो इसको। मैंने आपको बताया फाइन निडल, फाइन निडल का मतलब होता है पतली निडल सी होती है, पतली निडल होती है। एस्पिरेशन का मतलब होता है खींचना, एस्पिरेशन का मतलब होता है खींचना। आगे बात में, तो एक पतली निडल हम इंसर्ट करते हैं ट्यूमर के अंदर और वहां से खींचते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और साइटो का मतलब होता है सेल। तो सेल की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइन निडल का यूज करते हैं और वहां से एक टुकड़े को खींच लेते हैं। आगे बात सच में, वहां से एक टुकड़े को खींच लेते हैं, उसको कहते हैं फाइन निडल एक्सपिरेशन साइटोलॉजी। आगे बात समझ में, किसी तरह का कोई डाउट यहाँ पे आपको है? देखो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। आपको गलत नहीं बढ़ना है, गलत नहीं समझना है। आगे बात समझ में, अभी हमारे पास टाइम बहुत सारा बचा हुआ है, तो प्लीज इस चीज को फोकस करें, किसी भी चीज को गलत ना पड़े। आगे बात समझ में, चलिए अब दूसरी चीज होती है बेरियम एनीमा देते हैं, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, बेरियम स्वेलो करवा सकते हैं। बेरियम स्वेलो क्या होता है, बेरियम एनीमा क्या होता है, दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किसके लिए करते हैं बच्चों? ये डिटेक्ट करने के लिए होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ, फॉर डायग्नोसिस ऑफ किस चीज के लिए डायग्नोसिस के लिए? कि फॉर डायग्नोसिस ऑफ जीआईटी कैंसर। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? सपोज दैट आपने बेरियम एनीमा दिया है, किसी पेशेंट को आपने बेरियम एनीमा दिया है, तो बेरियम एनीमा का मतलब क्या होता है, एनीमा कहां तक जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये आनी चाहिए कि बेरियम क्या चीज है। देखो, बेरियम एक पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है, जिसको हमें क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, चाहे एनीमा के थ्रू करते हैं, चाहे हम उसको घोल पिला दें, ठीक है? अब ये क्या करता है कि कैंसर सेल पे जाके चिपक जाता है। बेरियम जो होता है वो कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करता है, उन पे चिपक जाता है, और उसके बाद हम एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का। तो एक्सरे के अंदर वो सेल्स जो होती हैं जिसपे बेरियम चिपका हुआ है, वो चमकने लगती हैं बच्चों। कैसी होती हैं? वो चमकने लगती हैं, और वो जब चमकने लगती हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये वाली जो सेल है वो कैंसर सेल है। ये वाली जो सेल है बच्चों वो कैसी है? कि ये कैंसर सेल है। आगे बात समझ में, तो कुछ इस तरह के बेरियम का मतलब होता है। अगर किसी को सभी भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को पीछे करके देखें, वापस रिपीट मोड पे देखें, ताकि आपको चीजें जो है वो इजीली समझ में आया है। और अगर अभी भी नहीं आया है तो आप हमारे सपोर्टेड नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आगे बात इसमें, तो देखो, अब जो बेरियम एनीमा हमने दिया है पेशेंट को, इस पे लिखा है कि सर जीआईटी कैंसर के लिए, तो जीआईटी का मतलब क्या होता है कि सर हमारी ओरल कैविटी से लेके हमारे एनस वाले पार्ट तक जो सिस्टम आता है, जहां तक जो हमारी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं जीआईटी सिस्टम। उसको हम जीआईटी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। आगे बात में, तो बच्चों बेरियम एनीमा जब हम पिलाएंगे, बेरियम एनीमा हम किसी पेशेंट को देंगे, तो एनीमा कहाँ तक जा सकता है? हमारे कोलून तक। कहाँ तक जाएगा? ये तो है नहीं कि एनीमा आपने दिया मुंह में आ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो ये कॉलम तक ही क्या होता है, सीमित होता है, कॉलम तक ही इसकी सीमा होती है, वहां से आगे नहीं आ पाता है, ठीक है? तो कॉलोन का कैंसर के डिटेक्ट करने के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, या आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि कॉलोन का कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम बेरियम एनीमा देंगे, बेरियम स्वेलो देंगे, या बेरियम मील देंगे, तीन चीजें होती है, ध्यान रखना। बेरियम एनीमा होता है, बेरियम स्वेलो होता है, और बेरियम
मील होता है। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। अगर आपको नीचे वाले मतलब कि कोलोन वाले पोर्शन को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, कोलोन कैंसर को आपको डिटेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, बेरियम एनीमा को देखना होगा। ठीक है, एनीमा देना होगा। अगर आपको बेरियम स्वेलो देखना है, देखो बेरियम जब आप पिलाते हो तो कहाँ तक जाएगा बच्चों, स्टमक तक जाएगा। स्टमक कैंसर तक पता लगा सकते हो, ईसोफेगस कैंसर तक पता लगा सकते हो। किसी को कोई ईसोफेगस में है, किसी को कोई फेरिंक्स में है, या फिर किसी को ओरल में है। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, स्टमक कैंसर का पता लगा सकते हो। बेरियम मील, मील का आप क्या कर सकते हो, बेरियम मील जब भी पेशेंट को देते हो तो बेरियम मील जो होती है वो स्वेलो के अंतर्गत ही आती है। तो इसका और ओवर आप क्या कर सकते हो कि इसका आप जीआईटी कैंसर के अंदर पता लगा सकते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो, कि जीआईटी कैंसर को कौन पता लगाएगा, कि सर बेरियम मील पता लगाएगा। मील का मतलब होता है भोजन, कि भोजन के साथ आपने मिला के दे दिया, भोजन जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके बाहर निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा बच्चों, कि सर बिल्कुल निकलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेरियम का टेस्ट कैसा होता है, कि सर बेरियम का टेस्ट कैसा होता है, कि टेस्ट ऑफ बेरियम, आप क्वेश्चन बताएंगे मेरे को कि टेस्ट ऑफ बेरियम, बेरियम का टेस्ट जैसे ही किसी पेशेंट ने पिया उसका टेस्ट कैसा होगा बच्चों, उसका टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि सर उसका टेस्ट कैसा होगा। तो चौकी टेस्ट होगा, कैसा होगा, चौकी टेस्ट होगा। चौकी टेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, चौकी टेस्ट का मतलब होता है कि कैसा होगा, चौक जैसा होगा। आगे बात समझ में, खारापन जैसा होता है ना, खारापन वैसा इसका टेस्ट होता है। आगे बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या चीजें होती हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, सीएचएन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि प्राइमोडियल, प्राइमोडियल क्या होता है, प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, और टर्शरी प्रिवेंशन होता है। आपने पढ़ा कि सर प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राइमोडियल होता है सबसे पहले, फिर प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है। तो आपने इस चीज को देखा होगा, जब भी आपने सीजन के अंदर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा स्क्रीनिंग टेस्ट हम किसके अंदर करते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, कि सर सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीन टेस्ट जैसे कि हम बात करें कि ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। होता है या नहीं होता है, कि सर बिल्कुल होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं, किसी भी प्रकार के प्रिवेंशन के बारे में आपको नहीं पता है कि सर प्राइमोडियल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और टर्शरी क्या होता है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जब भी हमारे सीएचएन की क्लासेस, सीएचएन वाले टीचर्स आपको ये चीज, सारी चीजें जो बता देंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, चलिए। तो इसके अंदर आपको लिखना है, इट इज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन। कैसा है बच्चों, कि इट इज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। आगे बात समझ में, चलिए। अब मैं आपसे कुछ चीजें यहाँ पे बात करूंगा कि सर जैसे कि हमें बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए होता है। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि सर पैप स्मीयर क्या होता है। पैप स्मीयर क्या होता है, पैप स्मीयर का मतलब क्या है, पैप स्मीयर क्या होता है। देखो पैप स्मीयर किस एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, कि सर पैप स्मीयर होता है, किसको डिटेक्ट करने के लिए होता है, कि सर सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, फॉर सर्वाइकल कैंसर। किसके लिए होता है, फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो पैप स्मीयर होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि सर बीएसई होता है। बीएसई क्या होता है, कि सर बीएसई का मतलब होता है ब्रेस्ट सेल्फ
एग्जामिनेशन, इसकी भी फुल फॉर्म जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या देखना होता है, किसके लिए करता है, ईश्वर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। किसके लिए करते हैं, कि सर ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। एक तरह का और होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। अब इसको किसके लिए करते हैं, कि भैया नाम से ही पता लग रहा है टेस्टिकुलर कैंसर के लिए करते हैं, तो फॉर टेस्टिकुलर कैंसर के लिए करते हैं। आगे बात समझ में, किसके लिए कर रहे हैं, कि सर फॉर टेस्टिकुलर कैंसर के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई हैं, कि सर आपने पीएससी के बारे में बताया है, आपने टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, आपने पेप स्मेयर के बारे में बताया है। इन चीजों को आपको रट लेना है, तीनों के तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, थेरेपीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थेरेपीज का मतलब क्या है, लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखेंगे, थेरेपीज यूज्ड इन मेलिग्नेंसी। थेरेपीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली चीज देखो, थेरेपीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। थेरेपीज तीन तरह की होती हैं। एक होती है सर्जरी, एक क्या करते हैं बच्चों, हम सर्जरी कर देते हैं पेशेंट की, उसको ट्यूमर को बाहर निकाल दिया, उसकी सर्जरी हो गई। ठीक है, बहुत सारी बहुत टाइप की सर्जरी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है रेडिएशन थेरेपी होती है। कौन सी होती है बच्चों, एक होती है रेडिएशन थेरेपी होती है, और एक होती है कीमोथेरेपी होती है। कैसी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, और सर्जरी होती है। आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को एक पर्टिकुलर क्लास या एक क्लास के अंदर दोनों चीजों को हम पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में, तो सर्जरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर्जरी। सर्जरी सबसे पहली हेडिंग हमने डाल दी है, सर्जरी। अब सर्जरी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके बारे में हम देखेंगे, कितने टाइप की सर्जरी होती है उसके बारे में आपको बताऊं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। आपको यही कि यही याद हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो तो मेरे मेरे को बोल देना कि मेरे को याद नहीं हुई सर। ठीक है। सबसे पहली चीज लिखेंगे या पहली सर्जरी के बारे में लिखेंगे, प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी। प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी, प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी का मतलब क्या है, देखो प्रोफाइलैक्टिक, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट होता है, जैसे ही प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी होती है। अब इस चीज को पता कैसे लगाएं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। सिंपल सी बात है कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए किसी बंदे को, किसी भी बंदे को साइन एंड सिम्टम्स जो है नहीं आए हैं, उससे पहले ही आपने सर्जरी कर दी, उस कंडीशन को कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी। अब मैं आपको बताता हूं, सपोज दैट आपने किस बेस पे कर दी भैया, कि जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, कि एक जो फीमेल है उसको क्या है, उसको यूट्रस का कैंसर है। कैसा है, उसको यूट्रस का कैंसर है। ठीक है, उसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया, उसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया, तो उसके अंदर से यूट्रस को बाहर निकाल देना, हमें पता नहीं है उसको कैंसर होगा या नहीं होगा, हमने जेनेटिकली बेस पे उसके यूट्रस को बाहर निकाल दिया, उसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। उसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी, मतलब कि साइन सिम्टम्स नहीं आए हैं, हमें पता नहीं है कि इसको आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमने जेनेटिकली बेस पे उसके यूट्रस को बाहर निकाल दिया है, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। आगे बात में इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इट इज परफॉर्म it is performed before sign and symptoms appear,
कि भैया साइलेंट सिम्टम नहीं आए हैं, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया है इस चीज को, उससे पहले ही आपने इस चीज को क्या कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, डिसमिस कर दिया है, या क्या कर दिया है, उस चीज को निकाल दिया है, उस चीज का समाधान आपने कर दिया है। कि क्या कर दिया है, इट इज परफॉर्म्ड बिफोर साइलेंट सिम्टम्स अपीयर इन बेस्ड ऑन generically or susceptible or in carcinoma in situ inclined, कि आपने किसके बेस पे कर दिया है कि साइंस सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आए हैं और उसे आपने जेनेटिकली बेस पे कर दिया है, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। अब प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के अंदर आप एग्जांपल लिखना चाहते हो तो एग्जांपल भी लिख दीजिए कि हिस्टेक्टमी डन हिस्टेक्टमी डन इन वुमेन, वुमेन के अंदर आपने क्या कर दी है, हिस्टेक्टमी कर दी है। अब हिस्टेक्टमी किस बेस पे कर दी है कि जेनेटिकली बेसिस पे आपने हिस्टेक्टमी कर दी है। तो हिस्टेक्टमी डन इन वुमेन हु हैज फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ही उसकी सर्वाइकल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री थी, इसीलिए आपने क्या कर दिया, उसके उसको हटा दिया है, यूट्रस को हटा दिया है, सर्विक्स को ही हटा दिया है, कि उसको कैंसर होने के चांसेस ही जो है वो खत्म हो जाए। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी होता है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि साइन सिम्टम नहीं आने से पहले ही आपने क्या दे दिया उसको, क्या दे दिया, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोविड के अंदर जिसको कोविड नहीं हुआ था उसको भी डोजेस लगाई जा रही थी, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, उस कंडीशन को हमने कहा प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। आगे बात समझ में, नंबर दूसरी बात करेंगे, दूसरी सर्जरी के बारे में बात करेंगे, क्यूरेटिव सर्जरी। अब भैया क्यूरेटिव सर्जरी के अंदर क्या बताया गया है, देखिए मैं आपको लिखाता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं कि ऑल ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिंग, all gross and microscopic tumors are removed or destroyed। जितने भी आपको लगा, आपने ग्रॉस का मतलब होता है कि मोटा मोटी आपको आइडिया है कि ये ट्यूमर है, आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी कि ये ट्यूमर है, तो आपने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव सर्जरी, उसको बोलते हैं बच्चों क्यूरेटिव सर्जरी। आगे बात समझ में, उसको क्या बोला हमने, उसको बोला क्यूरेटिव सर्जरी। आगे बात समझ में, तीसरी बातें करते हैं। तीसरी सर्जरी कौन सी होती है प्यारे बच्चों, एक होती है कंट्रोल सर्जरी। कंट्रोल सर्जरी जिसको बोलते हैं साइटो साइटो रिड्यूस या डी वल्किंग। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, डी वल्किंग, साइट टू रिड्यूस, कंट्रोल सर्जरी। अब डी वल्किंग का, बल्किंग का मतलब होता है बहुत सारा, वल्क का मतलब, एक बल्क का मतलब आप समझोगे तो बहुत सारा होता है। अब देखो बहुत सारे का मतलब है ये है, ठीक है। अगर आपने इसको डी वल्किंग का मतलब कम कर दिया, कम का मतलब इतना कर दिया, हटा हटा के आपने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर करके आपने इतना सा कर दिया, उस कंडीशन को कहते हैं कंट्रोल सर्जरी। आगे बात समझ में, इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे बड़े बच्चों, दिस सर्जरी डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्यूमर सेल और कैंसर सेल। आपने क्या किया है,
आपने क्या किया है कि सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है कि ट्यूमर सेल को आपने नंबर ऑफ सेल्स को कम कर दिया है, जिससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी किस चीज की, सही होने की। देखो, सो दैट इंक्रीज द चांस ऑफ अदर थेरेपी अदर अदर थेरेपीज will be successful। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बड़े ट्यूमर को छोटा कर दिया है, छोटे के बाद जो हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपीज होती है, थेरेपी की इफेक्टिवनेस जो होती है वो ज्यादा असर करेगी, सक्सेस ज्यादा होगी। उस कंडीशन को कहते हैं कंट्रोल सर्जरी, उस कंडीशन को कहते हैं डीबल्किंग, उस कंडीशन को कहते हैं साइटो रिड्यूस। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, नंबर 4 सर्जरी के बारे में हम बात करते हैं। एक होती है पैलिएटिव सर्जरी। पैलेटिव सर्जरी का मतलब क्या है? आपने सुना होगा पैलेटिव सर्जरी के बारे में, बहुत ज्यादा सुना होगा कि पैलेटिव सर्जरी का मतलब है, जैसे कि आज मैं आपसे एक बात करता हूं, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपको बहुत साल हो गए काम करते करते, आपको पता है कि इस बंदे का बचना मुश्किल है, ये बंदा जो है, ये पेशेंट जो है वो बच नहीं सकता, इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत बेकार है, ये बचेगा नहीं, या एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ये चला जाएगा। ठीक है, अब उस कंडीशन के अंदर उसकी क्या करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, या फिर हम कह सकते हैं साइलेंट सिम्टम्स को क्या करना बच्चों, रिलीव कर देना। जैसे कि उसको पेन हो रहा है तो उसको पेन की टेबलेट देना, हाई डोज दे देना। ठीक है, उसको मतलब साइलेंट सिम्टम्स से उसको रिलीव करना, उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो उसको क्या करना, सांस लेने में तकलीफ को मिटा देना। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशंस देना, जो वैसी चीजें करना जो उसके लिए खतरा हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। आपको पता है कि जब हम दर्द की दवाई देते हैं तो किडनी पे बहुत ज्यादा असर करती है, किडनी पे, किडनी को खराब कर सकती है, लेकिन वो बंदा मरने वाला है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या खराब और क्या सही। इसीलिए हम, एक थेरेपी होती है, एक सर्जरी होती है पैलिएटिव सर्जरी, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पेशेंट के साइलेंट सिम्टम्स पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आगे बात समझ में, तो इसके अंदर लिखेंगे, इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड फॉर सिम्टम्स रिलीफ। इट इज यूज्ड फॉर सिम्टम्स रिलीफ, मतलब कि साइलेंट सिम्टम्स के अंदर, इसके अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे, सिम्टम्स रिलीफ को काम करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे बात करूं तो रिलीफ इन पेन। ठीक है, रिलीफ इन पेन हमने कर दिया है। GIT ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, रिलीफ इन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस। इन सारी चीजों पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे। आगे बात समझ में, चलिए लास्ट सर्जरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एक होती है नंबर 5 रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। आगे बात समझ में, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें हमें देखनी है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। क्या करना बच्चों? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। देखिए, इसके अंदर लिखेंगे, इट इज आल्सो यूज्ड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या करेंगे बच्चों कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इसके अंदर इंप्रूव किया जाता है बाय रीस्टोरिंग द मैक्सिमल फंक्शंस। कि मैक्सिमम फंक्शंस को क्या किया जाता है, बचा के क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल की बात करते हैं
कि ब्रेस्ट को breast reconstructions after mastectomy। आई बात समझ में? देखो मैस्टेक्टमी का मतलब पता है क्या होता है सभी को? कि मैस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। आपको पता है कि आपने क्या किया, एक कैंसर, एक पीड़िता, एक महिला थी जिसको ब्रेस्ट का कैंसर था और ब्रेस्ट के कैंसर की वजह से उसका ब्रेस्ट जो है निकालना पड़ा और सर्जरी के बाद वो एकदम ठीक हो गई। अब ठीक हो गई है तो वो एक ब्रेस्ट के साथ तो नहीं घूम सकती है, तो हमने उसको क्या किया, एक आर्टिफिशियल क्या किया है, एक ब्रेस्ट लगाया है और ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया है किसी भी तरीके से। ठीक है, वो एकदम सर्जन की बात होती है, आपको बस यही समझना है कि जो हमारी रिहेबिलिटेटिव या रिकंस्ट्रक्ट सर्जरी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वो एक्चुअल नहीं होती है लेकिन उसको दिखावे में एक्चुअल बनाया जाता है। क्या मेरी बात आप तक को समझ में आ गई है बच्चों? यहाँ तक कि हमारी जो सर्जरी होती है वो कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिहेबिलिटेटिव सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी रेडिएशन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि ज्ञान जो है बच्चों बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से आपको जुड़ना है तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।